नमस्कार साथियों, गुरुकुल क्लासेज के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम कंपटीशन क्लासेज के जनरल साइंस पर चर्चा करते हैं। जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसमें से फिजिक्स के कुछ एक टॉपिक सेलेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स को लेते हैं। फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स, बल पर आज हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बल। बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में बल के क्या उपयोग है, बल को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, बल को किस प्रकार से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इस पूरी चीज को आज हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बल की परिभाषा क्या होगी, बल किसे कहते हैं। साधारण भाषा के अंदर बल की परिभाषा होती है किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। ये हम छोटी क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसको बल लगाना कहते हैं। लेकिन दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करना या स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करना, उसको भी हम बल लगाना कहते हैं। तो पहले एक बार मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना बल कहलाता है। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे बल के प्रकार देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, श्यान बल, घर्षण बल, ये बहुत सारे बल होते हैं। उनमें से किस प्रकार से बलों को हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले बल को लगाने के तरीके के आधार पर बल के 2 प्रकार होते हैं। बल किस प्रकार से काम करेगा, तो उसके 2 प्रकार है। उसमें से पहला जो प्रकार होता है संपर्क बल और दूसरा प्रकार होता है असंपर्क बल। अब इनकी परिभाषा क्या होगी, संपर्क बल किसे कहते हैं, असंपर्क बल किसे कहते हैं। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर, यदि किसी वस्तु पर बल स्पर्श करके लगाया जाता है तो इस प्रकार के फोर्स को हम बोलेंगे संपर्क बल। जैसे मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पकड़ करके घुमा रहा हूं, ये गेंद को पकड़ करके उठा रहा हूं या किसी टेबल को पकड़ करके खींच रहा हूं, तो इस प्रकार का जो फोर्स लगेगा वो संपर्क बल कहलाएगा। संपर्क बल का जो एग्जांपल होता है जैसे घर्षण बल। घर्षण बल में हम क्या करते हैं कि 2 सतह होती है, दोनों सतहों के बीच में ये फोर्स काम करता है। जैसे कोई पैदल चल रहा है तो वो अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है, तो इस प्रकार का फोर्स संपर्क बल का एग्जांपल कहलाएगा। दूसरा इसका एग्जांपल आप मान सकते हैं पेशीय बल। मसल्स के द्वारा जो फोर्स करता है वो कांटेक्ट फोर्स में आएगा, संपर्क बल में आएगा। इसके बाद में दूसरा जो इसका प्रकार है असंपर्क बल, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को बिना स्पर्श किए उस पर फोर्स लगाना, इस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं असंपर्क बल। डे टू डे लाइफ में असंपर्क बल हम कई जगह पर देखते हैं। जैसे मेरे पास में ये पेन है, इसको अगर मैं छोड़ता हूं तो सीधा धरातल की तरफ जाता है। इसका मतलब नीचे इसको कोई खींचने वाला है, नीचे से इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे असंपर्क बल। अब क्योंकि असंपर्क बल के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे विद्युत बल असंपर्क बल में आएगा। दूसरा इसका एग्जांपल है गुरुत्वाकर्षण बल। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि असंपर्क बल के उदाहरण माने जाते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को स्पर्श करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी फोर्स काम करेगा। अब हम जितने भी फोर्स हैं उनमें से फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं, मूलभूत जो मूल फोर्स है वो कितने प्रकार है, उनको एक बार पढ़ते हैं। एक बार आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रकृति में मुख्य रूप से मूलभूत या मूल बल कितने प्रकार के होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। मूल बल,
फंडामेंटल फोर्स। तो मूल बल हमारे पास 4 प्रकार के हैं नेचर में, उसमें से पहला जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनके द्रव्यमान है और उनके बीच में, द्रव्यमान वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी प्रकार से नेचर में दूसरा फोर्स होता है, उसका नाम है विद्युत बल। विद्युत बल या इसका दूसरा नाम विद्युत चुंबकीय बल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बल किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज पार्टिकल या चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर कोई दो चार्ज बॉडीज है तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसके कारण वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित होती है। इस फोर्स को हम नाम देते हैं विद्युत बल। इसी प्रकार से नेचर में एक तीसरे प्रकार का फोर्स होता है जिसका नाम है परबल नाभिकीय बल। परबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो बल होता है ये बहुत ही कम डिस्टेंस में काम करता है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसलिए हमारे आसपास में या आसपास में जितने भी फोर्स देख रहे हैं उनमें से ये परबल न्यूक्लियर फोर्स नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से नेचर में एक चौथा जो फोर्स होता है वो होता है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इसी का दूसरा रूप है, इससे इसकी ताकत थोड़ी कम होती है इसलिए इसका नाम हो दिया वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम इन चारों को स्टडी करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, कहां काम करता है, इसका उपयोग क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। इसी प्रकार से प्रत्येक को क्रमबद्ध हम इनके अलग अलग गुण जो भी है उनको हम स्टडी करते हैं। इसके लिए एक बार ये आप नोट कीजिए चारों के नाम, उसके बाद में इसकी इंडेक्स तैयार करते हैं। अब देखिए ये जो 4 प्रकार के नेचर में फोर्स है उसमें से पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत बल, तीसरा है परबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। अब हम अलग अलग इसकी स्टडी करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किस प्रकार से, इसका सोर्स क्या है। पहला तो इसका सोर्स, स्रोत क्या है, कहां से उत्पन्न होगा ये, इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट किस पर कार्य करेगा, ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन किस पर कार्य करेगा। तीसरा इस फोर्स का नेचर क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या है। चौथा इसकी रेंज कितनी है, इसकी परास क्या होगी। और अन्य बलों से तुलना, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है ये विद्युत बल की तुलना में कैसा होगा, या मान लेते हैं विद्युत बल है तो ये नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितने होंगे। तो कंपैरिजन टू अदर फोर्स, इसकी तुलना अगर करेंगे और फिर प्रत्येक का एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य स्रोत क्या होता है, द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो इसका सोर्स होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान नेचर के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के पास में दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो उसका द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का एक तो द्रव्यमान और दूसरा उस वस्तु पर आवेश, दूसरी उसकी प्रॉपर्टी होती है, दूसरा उसका गुणधर्म होता है, उसके पास में आवेश होता है। और इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु फोर्स लगा सकती है। जैसे यदि उसके पास में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान वाले पिंड गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य करेगा, और यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, आवेश है, तो आवेश वाले वस्तुओं के मध्य विद्युत बल काम करेगा। तो इसी प्रकार से पहला जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा, इसका स्रोत हो गया द्रव्यमान। अब ये किस पर कार्य करेगा, ये कार्य करेगा द्रव्यमान वाले पिंडों पर, तो इसका कार्य भी हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान वाले पिंड पर ही कार्य करेगा। इसके बाद में इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव ही आकर्षणीय होती है, हमेशा ये खींचता है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा तुरंत पृथ्वी की तरफ खींचा जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित करने का कार्य करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब है कि वो रोटेट कर रही है, सूर्य उसके साथ में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है। तो इस किस पर कार्य करेगा, तो द्रव्यमान पर। इसकी जो प्रकृति होगी वो सदैव ही आकर्षणीय होगी, सदैव ही आकर्षणीय प्रकृति का फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद में इसकी रेंज, मतलब
इसकी परास कितनी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल कितनी दूरी तक काम करेगा। दो ऑब्जेक्ट अगर कम दूरी पर गए तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, उनकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, और ज्यादा डिस्टेंस कर देते हैं तो क्या होगा। तो ये देखा गया है कि इस गुरुत्वाकर्षण बल की जो परास होती है, जो रेंज होती है, वो अनंत तक होती है, इंफिनिटी रेंज का होता है, बहुत लंबी दूरी तक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ये हम देखते हैं सूर्य, तारे, पृथ्वी, अन्य जितने भी ग्रह, उन सब के रोटेशन में, उन सब के घूर्णन के अंदर अपने जगह से रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके बीच में भी एक फोर्स, हालांकि इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर है, फिर भी उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण वो घूमते रहते हैं। तो इसकी परास की जब हम बात करेंगे तो इसकी परास लिखेंगे अनंत। अन्य बलों से तुलना, अब हम देखते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल से, नाभिकीय बल से इसकी ताकत कितनी है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बाकी तीनों बलों से इसकी ताकत कम होती है, या हम कह सकते हैं कि इनसे अगर ताकत की बात करेंगे इनकी तुलना में, तो ये बल सबसे दुर्बल बल कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे दुर्बल या क्षीण बल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति के अंदर सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो उसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो दुर्बल बल के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल होगा। अब हम, कई बार पूछा जाता है नेचर के अंदर, प्रकृति में सबसे पॉपुलर फोर्स कौन सा है, तो उसका एग्जाम्पल भी गुरुत्वाकर्षण बल लिखना। क्यों, क्योंकि हमारे आसपास में पृथ्वी पर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उन सब में हम देखते हैं ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। जितनी भी टेबल, कुर्सी, जितनी भी बॉडीज रखी हुई है, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अपनी जगह पर है। इसके बाद में नेचर में इसका उदाहरण क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के एग्जाम्पल क्या, तो जितने भी ग्रह है, पिंड है, तारे हैं, या द्रव्यमान वाले जितने भी पार्टिकल है, द्रव्यमान वाली वस्तुएं, ये लिख सकते हैं, उन सब के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल की प्रॉपर्टीज पूरी। इसका नेचर क्या होगा, ये किस पर काम करेगा, इसकी रेंज कितनी होगी, अन्य फोर्स से इसका कंपेयर किस प्रकार से होगा, और इसके एग्जाम्पल क्या। अब हम बात करते हैं विद्युत बल की। अभी हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो उसका मास, द्रव्यमान, और दूसरा उसके पास आवेश। तो द्रव्यमान के कारण तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और आवेश के कारण विद्युत बल काम करेगा। तो यदि दो चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, आवेशित कणों के मध्य अगर कोई फोर्स काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसका स्रोत क्या होगा, फिर विद्युत बल का सोर्स क्या होगा, तो आवेशित कण क्या होगा, आवेशित कण। अब आवेशित कण के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दूसरे पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो आवेशित कण होंगे, वो इसका सोर्स कहलाएगा। आवेशित कण का स्रोत या तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। तो आवेशित कण हो गया, इसमें ये फोर्स यानी विद्युत बल किस पर कार्य करेगा, तो विद्युत बल आवेशित कण पर ही कार्य करेगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर चार्ज है, आवेशित कण लिखेंगे इसे, आवेशित कण होगा तभी उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा। नेक्स्ट, उसका नेचर कैसा होगा, जिस प्रकार से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा है कि इसका जो प्रकृति या इसका जो नेचर होता है सदैव ही आकर्षणीय होता है, इसी प्रकार से विद्युत बल आकर्षणीय और प्रतिकर्षणीय दोनों प्रकृति दर्शाता है। तो इसको हम लिखेंगे आकर्षित और प्रतिकर्षित। समान चार्ज पार्टिकल है तो उनके मध्य सदैव प्रतिकर्षण होगा, और असमान, ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दूसरा नेगेटिव, तो उनके बीच में सदैव आकर्षण होगा। तो इस फोर्स की प्रकृति हो जाएगी आकर्षणीय और प्रतिकर्षणीय। उसके बाद में इसकी रेंज कितनी होगी, जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज होती है इंफिनिटी, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल फोर्स की रेंज भी होती है अनंत। विद्युत बल भी ये देखा गया कि अनंत डिस्टेंस तक, बहुत ही ज्यादा दूरी के मध्य भी ये फोर्स काम करता है। दो चार्ज पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा दूरी पर है तो भी उनके बीच में विद्युत बल काम करेगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो अनंत होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस बल की अन्य बल से तुलना करते हैं। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी तुलना करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है, और इसकी ताकत होती है 10⁻27 टाइम्स, 27 गुना ज्यादा ताकतवर होता है विद्युत बल किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। और यही कारण है कि जब हम, जैसे हमारे पास में मान लो चौक के पार्टिकल्स है, चौक के अगर टुकड़े को, उसके चूर्ण को अगर हम गिराते हैं जमीन पर तो तुरंत नीचे चला जाता है, लेकिन उसी चौक से अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं तो चौक के पार्टिकल्स
बोर्ड पर ही रह जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि सबसे पहले तो जब हमने यहाँ पर बुरादा गिराया था तो सबसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सीधा नीचे चला गया, लेकिन यदि हम चौक को बोर्ड पर रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल के कारण वहां पर विद्युत बल जनरेट होता है, इसलिए वो चौक का पार्टिकल्स वही बोर्ड पर चिपका रहता है। तो ये जो फोर्स होता है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 27 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। उसके बाद में इसका एग्जांपल क्या होगा, तो विद्युत बल का एग्जांपल में आप लिख सकते हो घर्षण बल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है घर्षण बल। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो विद्युत बल के एग्जांपल है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार पड़ते हैं, लेकिन इन सब का सोर्स मुख्य रूप से विद्युत बल ही होता है। अगर आप दो बॉडीज को आपस में रगड़ेंगे तो बॉडी अलग अलग चार पार्टिकल्स के कारण एक बॉडी प्लस होगी दूसरी माइनस होगी, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा और वहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो घर्षण बल लिख सकते हैं, या इसका दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल भी इस प्रकार से इसमें आएगा, दो अगर मैग्नेट लेते हैं और उनको अगर हम पास पास में रखते हैं तो उनके बीच में भी एक फोर्स जनरेट होता है, तो ये विद्युत बल पढ़ सकते हैं या विद्युत चुंबकीय बल, जिसमें पार्टिकल चार्ज पार्टिकल अगर आवेश इस तरह है तो भी उनके बीच में फोर्स लगेगा, आवेश अगर गतिशील है तो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों काम करेंगे, उन सब को इसके अंदर ले लिया गया। तीसरा जो उदाहरण है इसमें बलों का, तीसरा जो प्रकार है प्रबल नाभिकीय बल। ये जो दोनों बल होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, ये तो नेचर में बहुत बड़े स्तर पर हमें दिखते हैं, इसलिए ये तो बड़े स्तर पर काम करते हैं, लेकिन ये जो नाभिकीय बल है दोनों ये बहुत ही कम डिस्टेंस में काम करते हैं, इसलिए हमें जो भी रूटीन वर्क है उसके अंदर हमें ये फील नहीं होता है। तो नाभिक के अंदर काम करते हैं प्रबल नाभिकीय बल, नाम से इस पता है कि न्यूक्लियर के अंदर कोई फोर्स काम कर रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया प्रबल नाभिकीय बल। अब चूंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है पदार्थ, उसका परमाणु एटम और परमाणु के अंदर उसका नाभिक बहुत ही कम रेंज होती है, जैसे पदार्थ का परमाणु है उस एटम की जो साइज होती है बहुत ही छोटी, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस 10 की घात -10 एटम की साइज, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस 10 की घात -15 मीटर, इतनी कम रेंज का। तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, उनके बीच में भी एक फोर्स काम करता है, ये देखा गया। तो उस फोर्स का हमने नाम रखा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले इसका स्रोत क्या होगा, तो स्रोत होगा नाभिकीय कण, नाभिकीय कण न्यूक्लियस पार्टिकल्स, नाभिकीय कण के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी होंगे, इसके कारण ये बल लगता है। अब ये किस पर काम करेगा, किस पर कार्य करेगा न्यूक्लियस फोर्स, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कार्य करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करेगा। तीसरा इसका नेचर कैसा होगा, तो इसकी प्रकृति भी आकर्षणीय, इसकी प्रकृति भी आकर्षित और प्रतिकर्षित होगी। मतलब अगर दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके बीच में आकर्षण हो रहा है, लेकिन यदि उनके बीच में कोई तीसरा पार्टिकल आ गया तो वो आपस में प्रतिकर्षण का कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस में काम कर रहा है। अगर उनके बीच में तीसरा पार्टिकल आएगा तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ते ही ये जो आकर्षण का फोर्स होता है वो प्रतिकर्षण फोर्स में बदल जाता है। इसकी रेंज, अब ये समझने वाली बात है कि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए इसकी रेंज बहुत कम होती है, 10 की घात -15 मीटर, बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। -15 मीटर न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो साइज में ही काम करता है, इसीलिए इस फोर्स की रेंज लिखेंगे हम 10⁻⁻⁻, जो भी रेंज है इसकी वैल्यू है। अब अन्य बलों से अगर तुलना करते हैं तो ये हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स दुर्बल या क्षीण बल है, इसकी तुलना में ये ज्यादा ताकतवर है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर बल है। ये जो बल होता है इस विद्युत बल से भी इसकी ताकत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है। उस रेंज में इसकी ताकत सबसे ज्यादा, लेकिन रेंज जैसे ही बढ़ेगी तो ये फोर्स काम करना बंद कर देगा। और इसके एग्जांपल जो भी है, नाभिक के अंदर जितने भी पार्टिकल्स बने हुए होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं हमारे पास में, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसके कारण वो बने हुए। चौक के पार्टिकल्स आपस में चौक बनी हुई, इसका मतलब उसके पार्टिकल जितने भी हैं न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए, तो वो सब जितनी भी वस्तुएं हैं वो इन्हीं से मिलकर बनी हुई न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही आपस में बंधी हुई रहती है। तो वो उनके एग्जांपल्स में लिख सकते हो आप। इसके बाद में जो चौथा प्रकार है फोर्स का, वो है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियस फोर्स। ये जो फोर्स होता है हालांकि इसी का भाग है, लेकिन
कुछ स्थितियों के अंदर ये देखा गया कि अभी इस पर पूरे एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुए, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिली हुई है, जिसमें ये देखा गया कि यदि कोई न्यूक्लियस, यदि कोई नाभिक इसका विखंडन करते हैं, नाभिक पर अल्फा पार्टिकल्स गुजार करके या न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है, तो उस समय न्यूक्लियस के पार्टिकल्स जब निकलते हैं तो उन पार्टिकल्स के मध्य एक फोर्स काम करता है, और ये देखा गया कि वो फोर्स जो है वो इस न्यूक्लियस के फोर्स की तुलना में थोड़ा अलग है, इसलिए और इसकी ताकत जो होती है इससे थोड़ी कम होती है, इसलिए इसका नाम हो दिया दुर्बल नाभिकीय बल। और इसका स्रोत क्या होगा? स्रोत वही न्यूक्लियस पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद में ये किस पर कार्य करेगा? तो आपस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर भी जो भी प्रकृति होगी, इसकी आकर्षणी प्रतिकर्षणी, इसकी रेंज भी इतनी होगी, लेकिन इसकी जो ताकत होती है प्रबल नाभिकीय बल से थोड़ी कम होती है। प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल नाभिकीय बल की ताकत कम होती है, इसलिए इसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे नेचर के अंदर मुख्य रूप से 4 फोर्स हैं, और बाकी जितने भी फोर्स हम पढ़ते हैं, फ्रिक्शन फोर्स है, श्यान बल, विस्कस फोर्स या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये सब इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। नेचर में जितने भी फोर्स आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, उन सब का सोर्स यही है, यही फोर्स है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, और इसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट एक बार देखो, इसका वापस हम रिपीटेशन करते हैं। सबसे पहले नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्स कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, और वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल नाभिकीय बल। अब हमारे बड़े स्तर पर जो फोर्स देखे गए वो कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। कहां काम करते हैं? तो अभी हमने लिखा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट नेचर में है तो उसके पास में 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसके पास में उसका द्रव्यमान और दूसरा उसके पास में चार्ज। द्रव्यमान के कारण वो एक फोर्स जनरेट कर सकता है और वो फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा चार्ज, चार्ज के कारण फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इनकी जो विशेषता है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य काम करेगा, द्रव्यमान पर ही काम करेगा, इसकी प्रकृति सदैव आकर्षणीय होगी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर के अंदर प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो सीधा एग्जांपल लिखना, इसका सीधा उत्तर लिखना गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद में सबसे प्रकृति में सबसे ताकतवर बल कौन सा है, तो उसका एग्जांपल लिखना आपको प्रबल नाभिकीय बल। या क्वेश्चन ये आ गया कि विद्युत बल की जो ताकत है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना है, तो 10 लगभग 10 की घात 27 गुना ये ज्यादा ताकतवर होता है। और इसके बाद में एग्जांपल भी पूछ लिया जाता है कई बार कि घर्षण बल जो है वो किसका एग्जांपल है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसके लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो फोर्स के बाद में अब हम इसके मात्रक, इसकी विमा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बल का मात्रक क्या होगा, बल की विमा क्या होगी, इसका एसआई पत्ती में, सीजीएस पत्ती में, अन्य मात्रक पत्तियों में इसको किस प्रकार से रीड करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बल का मात्रक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मात्रक तब आएगा। सबसे पहले बल का सूत्र क्या होगा, बल का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझोगे बल की परिभाषा, आप किसी भी प्रकार से अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो परिभाषा कैसे भी लिख सकते हो, खींचना या धक्का लगाना वो तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो बल आप टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहोगे, वह कारक, वह फैक्टर जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या डायरेक्शन बदल सकता है। दूसरा फैक्टर ये भी है, बल के द्वारा जैसे कोई गाड़ी चल रही है और उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा भी बदल सकती है। तो वह बल या वह फैक्टर जो किसी वस्तु की स्थिति या उसकी दिशा बदल देता है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं फोर्स। उस फिजिकल क्वांटिटीज को क्या नाम देंगे, फोर्स। अब बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र, बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और F बराबर होता है m × a। ये न्यूटन गति के दूसरे नियम से इसकी परिभाषा ली गई है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, बल के बराबर होती है। तो उससे ये फॉर्मूला आता है बल F = m × a, जहां F तो है फोर्स, m है उस पार्टिकल्स का द्रव्यमान
और ए है एक्सेलरेशन, त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले से ही मात्रक ज्ञात करते हैं। बल का जो फॉर्मूला है F = m × a, तो इसका जो मात्रक होगा, द्रव्यमान का जो मात्रक पढ़ा जाता है हमेशा किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम, क्योंकि ये मूल मात्रक है। द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूल मात्रकों की श्रेणी में आते हैं और उसमें इसका द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और उसके बाद में त्वरण, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका m के प्रति में सीधा मात्रक हो जाएगा किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो ए का फॉर्मूला होता है v - u/t, वेग में परिवर्तन। एक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, वो 50 की स्पीड से चल रही है, कुछ समय बाद में मान लो उसकी स्पीड 70 हो गई, तो उसका एक्सेलरेशन, उसका त्वरण कितना होगा? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे उसके अंदर दोनों वेगों के बीच में कितना समय लगा, उसका अनुपात त्वरण के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम इसका मात्रक लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब चूंकि ये मात्रक इतना बड़ा है, बल, अब चूंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे जनरल साइंस में, फिजिक्स के अंदर बार बार ये वर्ड काम में लेते हैं, इसीलिए इतना बड़ा मात्रक नहीं लिखते हैं। इसका सीधा एसआई यूनिट लिखा जाता है और एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक पढ़ा जाता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बल का मात्रक क्या हो जाएगा ऐसी पद्धति में? अब जहां भी बल शब्द आता है उसके आगे सीधा लिखा रहता है एन, यानी न्यूटन। बार बार हम किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे। इसके बाद में और भी सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक होता है। और इसके बाद में फोर्स को अगर हम न्यूटन गति के नियम से भी पढ़ना चाहें तो भी इसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं। ये हम बाकी जितने भी इससे संबंधित होगा वो आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो एक बार जितना भी आपको समझ में आया, चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।